इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकती है, वो तैयारी कर रही है। कल 7 नवंबर है और इससे ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को ही हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1,500 लोग मारे गए थे। और अब इजराइल की सेना भी इस हमले के एक महीने के बाद 7 तारीख को ही गाजा शहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बना रही है, जिसके लिए उसने उत्तरी गाजा के गाजा शहर को चारों तरफ से घेरकर उसे उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट दिया है और 40,000 से ज्यादा सैनिक और सैकड़ों टैंक गाजा सिटी में हमास के ठिकानों पर हमला करने के लिए उस समय बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो 7 अक्टूबर हमास का था और 7 नवंबर शायद इजराइल का होगा। इस युद्ध को अब लगभग एक महीना पूरा हो चुका है, जिसमें अब तक 11,500 लोग मारे गए हैं, जिनमें 10,000 लोग गाजा के हैं और 1,500 लोग इजराइल के हैं। बड़ी बात यह है कि युद्ध शुरू होने के एक महीने के बाद भी इजराइल अपने 242 नागरिकों को हमास की कैद से छुड़ा नहीं पाया है और इनमें 30 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पिछले एक महीने में इजराइल इस युद्ध पर 4,30,000 रुपए खर्च कर चुका है। 4,30,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि हमास का इस युद्ध पर अनुमानित खर्चा है 2,500 करोड़ रुपए। तो देखिए, जब एक देश की सेना लड़ती है तो 4,30,000 रुपए खर्च कर चुके हैं वो अब तक इस लड़ाई में, और हमास ने अब तक लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले एक महीने में गाजा पट्टी के 15 लाख मुसलमान इस युद्ध में विस्थापित हो चुके हैं, यानी अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और विडंबना यह है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक इनमें से एक भी मुसलमान को अपने यहां पर शरण नहीं दी है। तो आज जो हम आपको बात बता रहे हैं, इस युद्ध से सीखने वाली बात क्या है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सबक ले रही है इस युद्ध से। एक बड़ी बात जो पूरी दुनिया ने देखी वो ये है कि मुस्लिम देशों ने अभी तक गाजा के लोगों को शरण नहीं दी है। अगर ये 57 मुस्लिम देश गाजा के इन 15 लाख मुसलमानों को अपने यहां शरण देते तो इनमें एक एक देश को सिर्फ 26,000 लोगों को ही अपने देश में शरण देनी होती, यानी हर देश का हिस्सा होता सिर्फ 26,000 शरणार्थी, अगर ये सबको बराबर बांट लेते। लेकिन इन मुस्लिम देशों ने गाजा के एक भी मुसलमान को अपने देश में शरण नहीं दी। बयानबाजी बहुत की, बाकी के आतंकवादियों को उकसाया कि आप भी इस लड़ाई में कूद जाइए, यह भी कहा कि इजराइल को हराना चाहिए, यह भी कहा कि मुस्लिम देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन शरण एक भी मुसलमान को नहीं दी। इस युद्ध की वजह से पिछले एक महीने में इजराइल के भी 2.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन गाजा की तुलना में इजराइल के इन विस्थापितों की दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा। और ना ही जो 30 बच्चे हैं जो आज भी हमास के कैद में हैं, जो 242 नागरिक हैं जो आज भी हमास की कैद में हैं, उनके बारे में दुनिया बहुत ही कम बात कर रही है। इसके अलावा इजराइल ने गाजा में हमास के अब तक 2,500 ठिकानों को निशाना बनाया है और गाजा में अब तक 25,000 टन बारूद के बम और मिसाइल्स दागे हैं, जिनमें 30,000 इमारतें पूरी तरह से नष्ट होकर गाजा के नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं। ये एक महीने का लेखा जोखा है। पिछले एक महीने में 451 ट्रक गाजा में मदद सामग्री लेकर पहुंचे हैं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के आतंकवादी अब भी गाजा के लोगों का अनाज और तेल चोरी कर रहे हैं और मदद सामग्री भी उन तक नहीं पहुंचने दे रहे, और मुस्लिम देश इस पर भी पूरी तरह से चुप बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महीने के बाद भी दुनिया इस युद्ध में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आज भी पूरी तरह बटी हुई है। आतंकवाद की इकलौती एक परिभाषा पूरी दुनिया में अभी तक बन नहीं पाई है। आतंकवाद की परिभाषा हर देश के लिए अलग अलग है। ईरान, तुर्की, लेबनान, यमन और सीरिया समेत कई मुस्लिम देश अब खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं, जबकि चीन और रशिया जैसे देशों ने भी गाजा में इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध किया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि एक महीने के बाद इस युद्ध से 5 बड़ी बातें क्या सीखी जा सकती हैं। पहली सीख यह है कि आजकल जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि अब हर युद्ध का परिणाम एक ही होता है और वो होता है सीज फायर। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में भी सीज फायर की स्थितियां ही बन रही हैं और पिछले 1 साल 8 महीने से
यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध भी शायद सीज फायर पर जाकर ही रुकेगा, यानी आखिर में दोनों के बीच में समझौता ही होगा। आपको याद होगा पुराने जमाने में जब दो सेनाएं लड़ा करती थीं तो एक की जीत होती थी और दूसरे की हार होती थी, लेकिन आजकल के जो युद्ध है उसमें स्पष्ट जीत और हार किसी की नहीं होती और अंततः सीज फायर समझौता ही करना पड़ता है। रशिया ने शुरुआत में कहा था कि वो कुछ ही दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, यूक्रेन को खत्म कर देगा, यूक्रेन को जीत लेगा। आज देख लीजिए 2 साल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यही बात इजराइल ने भी कही थी कि वो बहुत जल्दी हमास को मिट्टी में मिला देगा, अपने नागरिकों को वहां से छुड़ा लेगा, लेकिन 1 महीना हो चुका है और आप देख लीजिए कितना नुकसान हुआ। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, इस युद्ध से यह भी पता चलता है कि अब युद्ध सिर्फ 2 देशों और 2 देशों की सेनाओं के बीच नहीं होते, बल्कि अब ऐसे युद्ध में नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। यह युद्ध क्यों खास है? इसलिए खास है क्योंकि एक तरफ इजराइल की सेना लड़ रही है और दूसरी तरफ कोई सेना नहीं है बल्कि आतंकवादियों की फौज है। एक तरफ वर्दी वाली सेना है और दूसरी तरफ बिना वर्दी वाले आतंकवादी हैं, जिन्हें कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है। इजराइल पिछले 1 महीने से हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, जो कोई देश नहीं है बल्कि सिर्फ एक आतंकवादी संगठन है। और हमास की मदद करने वाले हिजबुल्लाह और हुती भी आतंकवादी संगठन ही माने जाते हैं और इन सब के पीछे अलग अलग देश हैं जो इन्हें रिमोट कंट्रोल से संचालित करते हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखे तरह का युद्ध है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख यह है कि इस युद्ध ने यह बताया कि दुनिया अब भी आतंकवाद को लेकर पूरी तरह से बटी हुई है और दुनिया आतंकवाद पर आज भी कंफ्यूज्ड है। आज इस दुनिया में हमास को आतंकवादी संगठन मानने वाले भी देश हैं और हमास को क्रांतिकारी मानने वाले भी अलग देश हैं और उसके आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले भी देश हैं, जिससे यह समझ सकते हैं आप कि दुनिया अब भी आतंकवाद को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। आज भी कोई यह कह नहीं सकता कि हमास क्या है। हमास क्रांतिकारी है, हमास स्वतंत्रता सेनानी है, हमास के आतंकवादी हैं, ये क्या है? और दुनिया इन सब में बटी हुई है, यानी आतंकवाद की कोई एक परिभाषा आज भी दुनिया के सामने नहीं है। उदाहरण के लिए आज कतर में हमास के शीर्ष नेताओं ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कट्टरपंथी संगठन जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख से मुलाकात की है और कहा है कि दुनिया के तमाम मुसलमान इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ एकजुट हैं। तो ये जो युद्ध है पिछले 1 महीने से जो चल रहा है, ये एक धर्म युद्ध है। चौथी बात यह कि इस युद्ध ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 48 घंटे में हमास को जड़ से खत्म कर देंगे और दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों ने भी यही कहा था कि हमास 1 हफ्ते भी इस युद्ध में इजराइल के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन आज 1 महीना पूरा होने वाला है और इस युद्ध में हमास से ज्यादा नुकसान इजराइल की सेना को शायद हुआ है। पैसा भी इजराइल का ज्यादा खर्च हुआ है और इजराइल हमास से अपने नागरिकों को अब तक छुड़ाने में नाकाम रहा है। इसी तरह का अनुमान अगर आपको याद हो, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी तब गलत साबित हुआ था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स तब यह कह रहे थे कि यूक्रेन 14 दिनों में ही रशिया से यह युद्ध हार जाएगा, यानी यूक्रेन कुछ हफ्तों से ज्यादा रशिया के सामने टिक नहीं पाएगा। रशिया की जो सेना है दुनिया की बेहतरीन और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। लेकिन आज 1 साल 8 महीना हो चुका है और यह युद्ध अब भी समाप्त नहीं हुआ है और आज भी रशिया की सेना पूरी तरह से कहीं नहीं कह सकती कि हमने यूक्रेन को हरा दिया है। लेकिन उस समय जितने एक्सपर्ट्स थे, जितने भी युद्ध के एक्सपर्ट्स थे, वॉर एक्सपर्ट्स थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग सब यही कह रहे थे कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में समाप्त हो जाएगा। 5वीं बात, इस युद्ध ने यह भी बताया कि मुस्लिम देश उन्हीं मुसलमानों के मानव अधिकारों की बात करते हैं जिनका संघर्ष गैर मुसलमानों से होता है। और जैसे इस युद्ध में गाजा के मुसलमानों का संघर्ष इजराइल में यहूदी धर्म के लोगों से है, इसलिए मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ पूरी एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में जब वर्ष 1970 में फिलिस्तीन के ही 25,000 मुसलमानों को मार दिया गया था, या वर्ष 2015 से 2021 के बीच जब यमन में 3,37,000 मुसलमान मारे गए थे, या फिर जब सीरिया के गृह युद्ध में 2 लाख मुसलमान मारे गए थे, तब इन बाकी के मुसलमानों की हत्याओं पर किसी मुस्लिम देश ने
कोई बात तक नहीं की थी। मुस्लिम देशों के इन दोहरे मापदंडों को आप पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों से भी आज समझ पाएंगे। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के नारे लगाए और कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान गाजा के मुसलमानों की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में लड़ना चाहते हैं और दुनिया के सारे सच्चे मुसलमान गाजा के मुसलमानों के साथ हैं। यह पाकिस्तान की तस्वीर है, आप देख लीजिए। पाकिस्तान के मुसलमान एकजुट हो रहे हैं फिलिस्तीन में अपने भाई बहनों के लिए। अब सोचिए, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लाखों मुसलमानों और छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया, तब इन्हीं मुसलमानों के लिए कोई रैली नहीं हुई। लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए आज इस्लामाबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इसका कारण सिर्फ इतना है कि गाजा में मुसलमानों का संघर्ष इजराइल के यहूदियों से है। यह धर्म युद्ध है और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले लोग गैर मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन ये इस्लाम धर्म को मानने वाले ही लोग हैं। इसलिए पूरी दुनिया और पाकिस्तान के मुसलमान अफगानिस्तान के मुसलमानों के मानवाधिकार पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो साफ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के इन मुसलमानों की हमदर्दी गाजा के मुसलमानों के लिए तो है, लेकिन अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है। इस युद्ध के बीच आज एक फोन कॉल की बहुत चर्चा हो रही है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को किया है। फोन पर हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने शांति बहाली के मुद्दे पर चर्चा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी हमलों पर भी अपनी चिंता जताई है। ईरान वही देश है जो इस युद्ध में हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच हुई इस बातचीत के बाद ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या भारत भी इस युद्ध में सीज फायर के लिए कोई भूमिका निभा सकता है या नहीं। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने, जिस दिन यह हमला हुआ इजराइल में पिछले महीने 7 अक्टूबर को, तब उन्होंने इस हमले को आतंकवादी हमला कहा था और प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पर दुनिया के ये बात कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में कोई एक परिभाषा निश्चित होनी चाहिए, आतंकवाद पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद की एक परिभाषा पर बैठकर तय करना चाहिए कि आतंकवाद की असली और सही परिभाषा क्या है और फिर एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई ये जो बातचीत है फोन पर, यह बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल अलग है और ईरान का स्टैंड इस पर बिल्कुल अलग है।